सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो माय नेम इज राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी लवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, और किस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। इसके लिए लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एज यू नो, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं, हमारे सराउंडिंग में जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के साथ बने हुए हैं। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास सराउंडिंग में पाए जाते हैं वो सारे के सारे एटम से मिलकर बने हुए हैं। मतलब एटम जो है सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी कंपाउंड की। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है NaCl। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड इस तरह से, सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम क्लोराइड, चौथा सोडियम क्लोराइड, इसी तरह से जो है हमारे पास कंपाउंड। मान लीजिए ये एक कंपाउंड है। अब एक कंपाउंड, अब जो हमारे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड देखिए किससे मिलके बना हुआ है। अब ये सारे के सारे मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, जबकि इसकी यूनिट को अगर हम निकालें तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलके जो है कंपाउंड बना रहे हैं। नाउ अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम ले ले, NaCl मैंने ले लिया NaCl, तो ये मॉलिक्यूल भी यहां पर हमारे पास दो एटम से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट एटम है हमारे पास सोडियम और दूसरा एटम है हमारे पास क्लोरीन। हालांकि ये अभी आयन की फॉर्म है कि सोडियम और क्लोराइड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन फिर भी हमारे पास सबसे जितने भी कंपाउंड हमारे पास सराउंडिंग में होंगे वो सारे के सारे मिले होते हैं, मिलके बने होते हैं मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल मिलके बने होते हैं हमारे पास एटम से। सो यहां पर आपको, यहां तक आपको पता लग गया कि सबसे छोटी यूनिट हमारे पास एटम होती है। इस तरह से अब यहां पर आपको इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब मान लीजिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिंपली समझा दूंगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास है ग्लूकोज का, हम एग्जांपल देते हैं C6H12O6। अब ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है। जैसे ये ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, एक कंपाउंड है। बहुत सारे 6H12O6 जब मिले होंगे तो वो कंपाउंड कहेंगे। उनमें से मैंने एक मॉलिक्यूल को निकाल दिया, C6H12O6। तो ये हमारे पास अभी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अभी हमारे पास, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या अंतर होता है ये अभी हम देखेंगे यहां पर। नाउ C6H12O6 ये हमारे पास है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको यहां पर देखना है हमें, इसको यहां पर देखना है हमें, क्या मैं इस रेशो को, अभी यहां पर आपको रेशो कितनी दिख रही है, कार्बन कितने हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन की रेशो कितनी है, कार्बन का पार्ट कितना है 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6। मतलब एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन लगे हैं, 12 हाइड्रोजन लगे हैं और 6 हमारे पास ऑक्सीजन लगे हैं। मतलब रेशो क्या है यहां पर 6:12:6, 6:12:6। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, मैं फिर से वही फॉर्मूला लिखता हूं, C6H12O6, मैंने फिर से वही फॉर्मूला लिखा यहां पर, ठीक है। अब आपको नीचे वाले इस फॉर्मूला में यह देखना है, क्या आप इन नंबर्स को सिंपल कर सकते हैं। सिंपल से सिंपल नंबर में आपको इनको कन्वर्ट करना है। आपको देखिए, क्या ये नंबर किसी नंबर से कट रहे हैं, जी हां कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। उसके बाद और छोटे यूनिट में छूटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहां पर देखिए रेशो कितनी बन गई, यहां पर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो देखिए कितनी बनी, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो देखिए कितनी बनी, 1:2:1। ऊपर कितनी बनी थी हमारे पास 6:12:6। ये क्या है हमारे पास, अब यहां पर ध्यान देना है आपको, ये जो रेशो हमारे पास है, ये जो रेशो हमारे पास है ये एग्जैक्ट रेशो है। एग्जैक्ट रेशो मींस जितनी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम है
ये नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहां पर कार्बन 6 थे तो यहां पर भी 6 आया, यहां पर हाइड्रोजन 12 थे तो यहां पर भी हाइड्रोजन 12 आए, यहां पर ऑक्सीजन 6 था तो यहां पर भी ऑक्सीजन 6 आया। वो वाला फॉर्मूला जिसके अंदर जो हमें एग्जैक्ट रेशियो देता है मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम है उनकी, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोबारा सुनिए, एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें एक मॉलिक्यूल के अंदर किस एटम का कितना पार्ट है उसको एग्जैक्ट बताता है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। या हम ये भी कह सकते हैं द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसमें हम रेशो वही लेंगे जितने एटम हमारे पास एक्चुअल में ऊपर दिए हुए हैं वही रहेगी। मतलब रेशो जो है हमारे पास एक्चुअल नंबर की रहेगी। जबकि ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें रेशो कैसी रहती है? रेशो एग्जैक्ट वैसी ही रहती है जैसे हमारे पास एटम के नंबर दिए हुए हैं। जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको कहेंगे हम? एम्पिरिकल फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला होता है जो हमें एक सिंपल होल नंबर रेशो देता है। एक्चुअल नंबर और रेशो, एक्चुअल नंबर नहीं देगा रेशो की, सिंपल होल नंबर रेशो देगा। कैसी रेशो देगा? सिंपल होल नंबर रेशो। ऊपर वाला ये क्या दे रहा था हमें? ऊपर वाले इसमें क्या हो रहा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या हो रहा था? यहां पर हमें एक्चुअल नंबर लग रहा था एटम का पता। यहां पर हमें एक्चुअल नंबर लग रहा था एटम का पता। इस रेशो को देख के हम जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें हम रेशो को देख के बता सकते हैं कि कितने एटम के पास कितना नंबर है उसका। जैसे यहां पर 6 लगा है तो कार्बन के पास 6 होगा, यहां पर 12 है तो हाइड्रोजन के पास 12 होगा, ऑक्सीजन के पास 6 है तो नीचे अगर 6 दिया है रेशो में तो ऑक्सीजन के साथ भी 6 लगे होंगे। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा। ये क्या देगा? सिंपल होल नंबर रेशो। यहां पर देखिए एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल में तो कार्बन 6 था, 12 हाइड्रोजन 12 थे और ऑक्सीजन 6 था। लेकिन ये लास्ट में इसको हमने एज इट इज नहीं रखना है, इसको हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बदलना है। मतलब इसको कम वहां तक हमें काटना है, इसको हमें वहां तक काटना है जब तक ये जो है बिल्कुल सिंपल उस रेशो में कन्वर्ट ना हो जाए। यहां देखिए 6 12 6, इसको काटते मैंने वहां तक मैंने इसको काटा जहां तक पॉसिबल था। यहां पर इसकी सिंपल होल नंबर रेशो बन गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसको नीचे वाले जो ये हमारे पास ये वाली जो रेशो आई है हमारे पास, तो यहां पर फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास? C6H12O6। ये हमें एग्जैक्ट रेशो दे रहा है, ये हमें एग्जैक्ट रेशो दे रहा है। ठीक है, जो फॉर्मूला हमें एटम्स की एग्जैक्ट रेशो देता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास वो फॉर्मूला होता है जो हमें सिंपल होल नंबर रेशियो देता है एटम की। एक्चुअल नंबर नहीं देगा एटम की, एक्चुअल जो नंबर है एटम्स का वो नहीं बताएगा, ये सिंपल होल नंबर रेशियो बताएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 6 ठीक है, अब इसको सिंपल कैसे करेंगे? इस तरह से भी काट सकता हूँ, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। मतलब CHO, मतलब अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे तो हम ऐसे लिखेंगे C6H12O6। ठीक है, और जब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे CH, यहां पर देखिए कितना, इसकी रेशो कितनी है? C कितना है? C में यहां पर कितना लगा है? 1, मतलब C रहेगा 1 का 1। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन की रेशो कितनी आई? 2, यहां पर आएगा 2। ठीक है, यहां पर क्या है? 1, तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखूंगा, मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। ठीक है, तो मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो हमें सिंपल होल नंबर रेशियो देता है, जबकि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर किस एटम का कितना पार्ट है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट रेशियो बताएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं हम। ये आपको यहां पर मैंने आपको समझा दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक और एग्जाम्पल हम यहां पर देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम। सुक्रोज हम लेते हैं C12H22O11। ओके, ना सुक्रोज का हमें देखना है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब वो वाला फॉर्मूला जो हमें एग्जैक्ट रेशो बताता है, किस एटम का कितना पार्ट है एक मॉलिक्यूल के अंदर वो बताएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको उस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका अगर मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? क्या आप इसको सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या इसको आप सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो? इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। यहां पर देखिए ये सारे के सारे नंबर आपस में नहीं कटेगा, मतलब ये तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। ठीक है, अगर मुझे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बिल्कुल ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने यहां पर देखिए, यहां पर ये तीनों नंबर आपस में नहीं कट रहे, हालांकि ये दो कट जाएंगे लेकिन ये बच जाएगा। ठीक है ना, या तो ये दो कट जाएंगे ये बच जाएगा। अब ऐसा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो अगर नहीं कटने वाला है तो अब मुझे वैसा का वैसा ही लिखना है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी इसका सेम होगा। मतलब जो सुक्रोज हमारे पास होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सिंपल होल नंबर रेशो हमारे पास नहीं बन रही है। ठीक है, इसलिए रेशो एग्जैक्ट ऊपर वाली रहेगी। अगर हमारे पास एक्चुअल रेशो है, अगर हमारे पास एक्चुअल रेशो दी है एटम की तो वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो दी है तो वो होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं इसमें, इससे रिलेटेड। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल हम और लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन, एक एग्जांपल हम नेफ्थलीन का देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं नेफ्थलीन का अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखें C10H8, ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका? नेफ्थलीन का। ठीक है, ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला नेफ्थलीन का। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? एम्पिरिकल फॉर्म मींस ये जो ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये गलत हो गया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये है इसका क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H8। मतलब नेफ्थलीन का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें कार्बन होते हैं 10 और हाइड्रोजन होते हैं 8। ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है, ये जो एटम के नंबर है ये एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मुझे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है नेफ्थलीन का तो मैं कैसे लिखूंगा? अब हमें पता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला होता है जो हमें सिंपल होल नंबर रेशो देता है उन एटम्स की जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको क्या आप सिंपल होल नंबर रेशो में बदल सकते हैं? C10H8, अब इसको सिंपल फॉर्म में बदलिए। देखिए अब ये दोनों कटने वाले हैं। ठीक है, ये 2 से कट जाएंगे, 5 ज़ा 10, 4 ज़ा 8, तो कितना सिंपल देखिए, सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो गया ये। अब कार्बन कितने दिए है मेरे पास? कार्बन कितने आए यहां पर मेरे पास? 5। ठीक है, हाइड्रोजन कितने आए मेरे पास? 4। ठीक है, मतलब रेशो कितनी है यहां पर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसमें रेशो थी 10:8। ठीक है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास आया उसमें रेशो कितनी बची हमारे पास? 5:4। ठीक है, इसलिए C के साथ आया 5, H के साथ आया 4। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल हम देते हैं, हम देख लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। सबसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करोगे? अब एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें पता है कि इसको बस सिंपल फॉर्म में बदलना, हमें सिंपल होल नंबर रेशो। यहां पर रेशो कितनी है? 2:2। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रेशो कितनी है? 2:2। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है? एग्जैक्ट रेशो बता रहा है। ठीक है, मतलब उन एटम्स की एग्जैक्ट नंबर बता रहा है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना तो क्या करूंगा? इसकी जो है इस रेशो को जो है, इस एक्चुअल रेशो को मुझे किस में बदलना पड़ेगा? सिंपल होल नंबर रेशो में। अब क्या 2 और 2 कट सकते हैं? जी हाँ, 1 1। ठीक है, मतलब यहां पर कितना आएगा मेरे पास? H2O2। अगर इसका मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना तो क्या करूंगा? पहले इसको सिंपल फॉर्म बनना है, 1 1, मतलब रेशो कितनी आ गई? 1 1। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन कितना है? 1, ऑक्सीजन में कितना है? 1। मतलब ये क्या हो गया इसका? ये जो था H2O2 ये है हाइड्रोजन, ये है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमारे पास है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये हमें एग्जैक्ट रेशो बता रहा है, ये हमें सिंपल होल नंबर रेशो बता रहा है। ठीक है, सो ये तो हो गया, ये आपको पता लग गया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब इसको यहां पर हम डिफाइन कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम इससे रिलेटेड, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की।
empirical formula. The formula which gives the simple whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound is called empirical formula. तो ये इसकी डेफिनेशन है। हालांकि इसका मीनिंग क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो, ये आपको याद रखना है। ये क्या देगा हमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या देता है, ये हमें सिंपल होल नंबर रेशियो देता है। किसकी रेशियो देता है ये, एटम्स की रेशो, मतलब अलग अलग जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे H2O है, H अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, ठीक है। द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट, किसके अंदर, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये हमने देखा था, देखिए अब एक मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अगर जब उन एलिमेंट की अलग अलग एलिमेंट्स के एटम की जो सिंपल होल नंबर रेशियो जब हम निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। जो हमें सिंपल होल नंबर रेशियो देता है वो वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, इसको नोट कर लें आप। इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहता है, सो मॉलिक्यूलर formula, the formula which gives the actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound is known as molecular फॉर्मूला। अब ये देखिए जो हमारे पास फर्स्ट वाला था, डिफरेंस सिर्फ इतना है, बाकी दोनों की डेफिनेशन भी सेम है, ठीक है। द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, या हम कह सकते हैं कि एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है। पहले वाला क्या दे रहा था हमें, सिंपल होल नंबर रेशियो दे रहा था। यहां पर क्या होगी, हमारे पास एक्चुअल रेशियो निकलेगी, जो एटम हमारे पास है उसकी एक्चुअल रेशियो निकलेगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या निकल रही थी, उसमें निकल रही थी सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया यहां पर कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अब इनके बीच में रिलेशन की, कि ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से हम जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकाल सकते हैं अगर हमारे पास वेरियस क्वांटिटीज हमारे पास अगर दी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके बारे बीच में हम एक डिफरेंस देख लेते हैं, रिलेशन देख लेते हैं इसके बीच में। रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला, EF मींस एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप इसको पूरा लिखे, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये दोनों एक रिलेशन से आपस में रिलेट करते हैं। वो रिलेशन है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N
ब्रैकेट में एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। नाउ ये एन, अब ये एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। जब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आगे, आपको सारी की सारी चीजें आप खुद ही जो है क्लियर होती जाएगी। मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एन इज इक्वल टू हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर मास, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं ये हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो ये दोनों रिलेशन आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए, ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही आगे हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। सो अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन पूछ लिए जाते हैं क्लास 11th में। सो यहां पर एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे है, बस आपको ध्यान देना है। यहां पर हमें दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें निकालना है। तो एक क्वेश्चन हम यहां पर देते हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, मॉलिक्यूलर मास मैं सिंपली लिख लेता हूं इसको एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास दिया है 78, मॉलिक्यूलर मास 78 दिया है। परसेंटेज कंपोजिशन दी है 92.4% कार्बन, कार्बन दिया है हमारे पास 92.4%, और हमारे पास हाइड्रोजन दिया है हमारे पास 7.6%, और बस ये दोनों ही दिए है। तो यहां पर ये जो हमारे पास दिया है, इससे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमारे पास मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, भाई मॉलिक्यूलर मास आपके पास इतना है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया है, उसका मॉलिक्यूलर मास इतना है। अब जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन का कितना परसेंटेज है, 92.4% है, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, 7.6% है। तो इन तीनों चीजों को देखकर हमें जो है इस पूरे के पूरे कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकालना है, और इस पूरे के पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। सो कैसे स्टार्ट करेंगे, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा, यहां पर इस क्वेश्चन के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट साइड में हम यहां पर लिखेंगे एलिमेंट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यहां पर हमारे पास रहेगा एलिमेंट, फर्स्ट टेबल में लिखना है हमें एलिमेंट। सारे क्वेश्चन एक जैसे है, बस एक में आपको ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट में एलिमेंट रहेगा, सेकंड में रहेगा हमारे पास परसेंटेज, मतलब जो हमारे पास एलिमेंट दिया है उसकी परसेंटेज कितनी दी हुई है, यहां पर रहेगा हमारे पास परसेंटेज, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास कॉलम आएगा उसमें आएगा हमारे पास एटॉमिक मास, ठीक है। तीसरे में आएगा हमारे पास एटॉमिक मास। चौथा जो हमारे पास आएगा कॉलम, सब में एक जैसा होगा, ठीक है। एटॉमिक मास, मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ एटम्स। जो फिफ्थ हमारे पास कॉलम आएगा उसमें हमारे पास आएगा मोल रेशो, मोल रेशो और एटॉमिक रेशो, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं एटॉमिक रेशो लिख लेता हूं, एटॉमिक रेशो, ठीक है। एक बस आपको लर्न करना है, एक क्वेश्चन में, ये बाकी सब में सेम रहेगा, इस तरह से है हमारे पास, ठीक है। एटॉमिक रेशो, और लास्ट वाले में आएगा हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो। अब देखिए यहां पर हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं, कार्बन कितना दिया है हमारे पास 92.4%, एलिमेंट पहले दिया है हमारे पास कार्बन, दूसरा एलिमेंट हमारे पास दिया है हाइड्रोजन। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं बाद में, नहीं तो नीचे जगह नहीं हमारे पास बचेगी। अब यहां पर देखिए कार्बन की परसेंटेज कितनी दी है हमारे पास 92.4%, 92.4%, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितनी दी है हमारे पास 7.6%, 7.6%। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12.0, ये आपको याद रखना, ठीक है।
एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12.0, ये छोटी छोटी चीजें हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है ओनली 1 होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें निकालना है इसका मोल्स ऑफ एटम्स, मतलब परसेंटेज हमारे पास दी है, एटॉमिक मास भी हमारे पास दिया है, तो मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके जो है मोल्स ऑफ एटम आता है, ठीक है। मतलब परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके हम मोल्स ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको 92.4 डिवाइडेड बाय 12.0। तो अगर हम इसको काट लें, काटने कूटने के बाद हमारे पास आंसर जो हमारे पास इसको काट के जो बचता है 7.7 के करीब आएगा, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है यार, परसेंटेज को अगर एटॉमिक मास से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मोल्स ऑफ एटम्स आ जाते हैं, ठीक है, उस एटम के। अब दूसरा निकाल देते हैं, इसका भी बिल्कुल सेम है, इसका भी बिल्कुल सेम है 7.6, इसको डिवाइड करेंगे किससे, एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका तो इतना के इतना ही आ जाएगा 7.6 का 7.6। अब इसके एटॉमिक रेशो देते हैं, एटॉमिक रेशो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एटॉमिक रेशो होती है वो कैसे निकाली जाती है। तो एटॉमिक रेशो हमें यहां से इस तरह से दिखानी, पहले हमें मोल्स ऑफ एटम जो हमारे पास दिया है उसमें हमें देखना है कि छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला छोटा नंबर है या नीचे वाला छोटा नंबर है। जो छोटा नंबर होगा हमारे पास उससे हम दोनों नंबर को बारी बारी डिवाइड करेंगे, ठीक है। एटॉमिक रेशो उस तरह से निकाली जाती है, मतलब पहले छोटा नंबर छांटेंगे, उसके बाद उस छोटे नंबर से हम दोनों को जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे, यहां पर देख लीजिए 7.7 बचा है। अब छोटा नंबर इन दोनों में कौन है 7.6, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.01, ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। और अब इसको भी वैसे ही करेंगे 7.6/7.6, ठीक है। 7.6 और 7 इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें तो काट के हमारे पास बच जाएगा 1, ठीक है। अब ध्यान देना है हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो। अब जो ये तो हो गया हमारे पास एटॉमिक रेशो, लेकिन आपको पता है कि कभी कोई भी हम फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो वो हम जो है एक होल नंबर रेशो में ही लिखते हैं, मतलब इस तरह से डेसिमल में हम किसी भी फॉर्मूला को नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए हमें जो है ये डेसिमल हटा के एक सिंपल नंबर बनाना है, ठीक है। इस सिंपल नंबर को कैसे बनाना है, अब मैं देखूंगा कि ये 1.01 किस सिंपल नंबर के नजदीक आ रहा है, 1 के नजदीक आ रहा है या 2 के नजदीक आ रहा है, उस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम पॉइंट में नहीं लेते हैं, यहां पर लिखा सिंपल होल नंबर रेशो, इसको सिंपल रेशो में हमें लेके आना है, ठीक है। मतलब ये 1.01 मतलब 1 के मतलब 1 के काफी नजदीक है, इसलिए हम 1 ही लेंगे यहां पर, ठीक है। पॉइंट में नहीं लेना यहां पर किसी भी तरह हमें, ठीक है। सेकंड में तो 1 का 1 ही है, ठीक है। सेकंड में हमारे पास 1 का 1 ही। अब ये देखिए सिंपल होल नंबर रेशो, अब ये तो हमें पता लग गया सिंपल होल नंबर रेशो। अब कौन सा फॉर्मूला हमें सिंपल होल नंबर रेशो देता है, अब सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो हमें सिंपल होल नंबर रेशो दे रहा है, ठीक है। यहां पर तो हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो आ गई, ठीक है। इसलिए सिंपल होल नंबर रेशो से हम बता सकते हैं कि जो ये हमारे पास ये वाला जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, जो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें जो कंपाउंड हमारे पास निकालने को दिया हुआ है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास लगभग लोगों निकल गया, ठीक है। कैसे निकल गया, यहां पर देखेंगे हम, द सिंपल होल नंबर रेशो कितनी है हमारे पास 1 और 1, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, पहले हमें एलिमेंट देने कि कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं। एक तो हमारे पास दिया है C और दूसरा हमारे पास दिया है H, ठीक है। अब मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे सिंपल होल नंबर रेशो देखनी है। अब सिंपल होल नंबर रेशो देखिए, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला चीज वही है जो हमें क्या बताता है, सिंपल होल नंबर रेशो। अब यहां पर सिंपल होल नंबर रेशो दी है, ठीक है। अब देखिए कार्बन कितना दिया है हमारे पर 1, ठीक है। कार्बन के यहां आगे मुझे कुछ नहीं लगाना अब, क्योंकि कार्बन यहां कार्बन कितना दिया है 1, सिंपल होल नंबर रेशो बताया कि ये 1 है, ठीक है। यहां कुछ नहीं लगाना इसके पीछे, ठीक है। कुछ नहीं लगाया मतलब इसके पीछे कितना है, इसके पीछे 1 है, ठीक है। वैसा ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पीछे भी कितना लगा है, हाइड्रोजन की रेशो भी कितनी आई 1, मतलब हाइड्रोजन के पीछे भी मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा। मतलब ये क्या है हमारे पास, ये क्या निकला हमारे पास, ये हमारे पास आ गया अब एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब जो पीछे मैंने देखा था, देखिए जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था N इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो यहां पर अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये तो हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब हम निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू अब जो ये इसके एटॉमिक मास को हम नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना दिया हमारे पास, कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है 12, ठीक है। कार्बन का कितना होता है 12,
अब 12 पहले तो हम देखते हैं कार्बन, कार्बन दिए कितने हमारे पास, इस तरह से देख लेते हैं। कार्बन कितने दिए हमारे पास, ओनली 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना है। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है इसका 12, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 12 मतलब कार्बन हो गया कंप्लीट, ठीक है। प्लस, अब प्लस करेंगे साथ में, अब साथ में क्या दिया हमारे पास, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के नंबर कितने दिए, कितना हाइड्रोजन दिया है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन दिया, इसके पीछे कुछ नहीं लगा, मतलब ये 1 है, ठीक है, मतलब यहां पर 1 है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना होता है, ओनली 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, सॉल्व करके इसको देखिए कितना आ गया हमारे पास, 12 1 जा 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1, मतलब 12 का ये हो गया पूरा का पूरा हमारे पास 13, ठीक है। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है हमारे पास 13, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, अब जो n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, n की वैल्यू, अब हम ये सारा माजरा क्यों कर रहे हैं, हम ये सारा माजरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकल गया, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें एक रिलेशन दिया होता था, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये देखिए n की वैल्यू तो लगभग अब मैं निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे पास दोनों वैल्यूज है। मॉलिक्यूलर मास मेरे पास पहले से दिया हुआ है 78, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मेरे को यहां पर निकल गया, ये देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला से मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकल गया, ठीक है। अब वो रिलेशन मुझे याद होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन, वो जो रिलेशन था अब मुझे वो याद होना चाहिए। वो उस रिलेशन में क्या था दिया हुआ हमारे पास, रिलेशन में हमारे पास क्या दिया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले इसको n की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ये लास्ट में कर लेते हैं, n की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू अब देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास दिया हुआ 78 का 78 ओवर, अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास आया 13, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, काट लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6, ठीक है। कितना आ गया मेरे पास आ गया 6, ठीक है। अब मेरे पास n की वैल्यू आ गई, अब मेरे पास जब n की वैल्यू आ गई तो इससे मैं अब इजीली जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इसका वो क्या था, n एम्पिरिकल फॉर्मूला, यही फॉर्मूला था ना, यही फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला यही था, ठीक है। अब n, अब देखिए n मेरे पास निकल गया, n देखिए कितना आया मेरे पास, n आया मेरे पास 6, n आ गया मेरे पास 6, ठीक है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला ब्रैकेट में एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना दिया है मेरे पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना दिया है मेरे पास 6 मल्टीप्लाई, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास था CH, क्योंकि कार्बन भी एक था, हाइड्रोजन भी एक था, क्योंकि 1 1 आए थे दोनों, ठीक है, 1 1 आए थे दोनों। अब देखिए दोनों अभी सॉल्व करेंगे अगर, तो कार्बन भी कितने आ गए हमारे पास, कार्बन भी 6 आ गए, हाइड्रोजन भी कितने आ गए, हाइड्रोजन भी 6 आ गए। मतलब हमारे पास जो कंपाउंड दिया था वो था क्या, C6H6, ठीक है। ये था उसका क्या, ये था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जो कंपाउंड हमें पूछा था वो ये था, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये निकल गया, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकला, ये हमारे पास निकला एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको दो रिलेशन याद रखने हैं, एक तो मॉलिक्यूलर मास, एक तो ये n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, दूसरा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल फॉर्मूला, और n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। यही दो आपको फॉर्मूला याद रखने, इससे ये क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये जो टेबल है, ये सभी जितने भी हमारे पास आगे क्वेश्चन आएंगे उन सभी में सेम टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पहले हम एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद उसकी परसेंटेज देते हैं हम जितनी हमारे पास दी होगी, ठीक है। तीसरे पर हम एटॉमिक मास लिखते हैं, चौथे पर हम मोल्स ऑफ एटम लिखते हैं, पांचवें पर हम एटॉमिक रेशो निकालेंगे, और लास्ट में हम सिंपल होल नंबर रेशो को निकालते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसके बाद हम देख लेते हैं, जिससे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमें जो है इजीली पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास +1 का, यहां से काफी बार जो है क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इन टेबल से, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने को हमारे पास दिया रहता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अब हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। एक हमारे पास कंपाउंड हमने निकालना है, उसकी यहां पर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन दी है। कार्बन दिया है हमारे पास 57.8%, ठीक है, और साथ में दी हाइड्रोजन दिया है हमारे पास
3.6% and the rest is oxygen and the rest is oxygen and the rest is oxygen. कार्बन हमारे पास दिया है 57.8%, हाइड्रोजन दिया है 3.6%, और जो बच गया मतलब ये 57 और 57.8 और 3.6 को आप वो कर लो, कंबाइन कर लो। इन दोनों को कंबाइन करके 100 से माइनस करके हमें पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, ये टेबल में हम बना लेंगे वैसे। ठीक है, और क्या दिया इसमें हमारे पास, और दिया हमारे पास वेपर डेंसिटी दी है। वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज फाउंड टू बी 86। वेपर डेंसिटी, तीसरी चीज हमारे पास दी है वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी हमारे पास दी है, वेपर डेंसिटी हमारे पास दी है 83। ठीक है, वेपर डेंसिटी कितनी दी है हमारे पास 83। अब यहां पर हमारे पास एक नई चीज आई है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक नई चीज हमारे पास यहां पर नीचे आई है। तो पहले वही टेबल हमें बनाना है जो हम पहले बनाया था, बिल्कुल वही एग्जैक्ट रहेगा, वही टेबल हमें बनाना है। अब ये हमारे पास क्या दिया है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन दी है उस कंपाउंड की। ठीक है, इनकी हेल्प से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। फर्स्ट में आएगा एलिमेंट फर्स्ट बॉक्स में। सेकंड में हम निकालेंगे परसेंटेज। ठीक है, थर्ड में हमारे पास आएगा एटॉमिक मास। फोर्थ में हमारे पास आएगा मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास आएगा मोल रेशो और एटॉमिक रेशो, कुछ भी। ठीक है, एटॉमिक रेशो। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो। अब देखिए एलिमेंट, अब क्या क्या दिया हमारे पास, एलिमेंट कौन कौन सी दिए, एक तो कार्बन दिया है और साथ में दूसरा कौन सा दिया है, एक दिया है मेरे पास हाइड्रोजन। ठीक है, अब परसेंटेज लेनी मुझे, कार्बन की परसेंटेज कितनी दी है 57.8। ठीक है, और हाइड्रोजन की कितनी दी है 3.6। ठीक है, अब इसका एटॉमिक मास एक हमारे पास बच गया ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन की कैसे निकालेंगे, हमने कहा था रेस्ट इज ऑक्सीजन। एक कंपाउंड दिया, उसके अंदर 57.8% कार्बन है, 3.6% हाइड्रोजन है, और जो बच गया वो क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, अब जब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, उसको जब मैं 100 के साथ माइनस कर दूं, इन दोनों को प्लस करके मैं 100 के साथ अगर माइनस कर दूं, तो मतलब हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आएगा 38.6। ठीक है, मतलब हमारे पास कहा था रेस्ट इज ऑक्सीजन, ये इन दो को मिला के 100 से माइनस कर देना है, वो बच जाएगा ऑक्सीजन हमारे पास। तो आ गया हमारे पास 38.6%। ठीक है, अब इनका एटॉमिक मास लिखते हैं। एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, अब सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 60। ठीक है, अब मोल रेशो, थर्ड में हमें क्या निकालना है, मोल रेशो। ठीक है, मोल्स ऑफ एटम्स, यहां पर ये थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, मोल्स ऑफ एटम्स। अब मोल्स ऑफ एटम हम कैसे निकालते थे, मोल्स ऑफ एटम निकालिए इसको, मतलब इन दो को हम क्या कर देते थे डिवाइड, मतलब परसेंटेज को हम एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर देते थे। ठीक है, फर्स्ट में हम क्या करेंगे 57.8 डिवाइडेड बाय किसके साथ 12, इन दो को डिवाइड करके हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बचेगा 4.82। ठीक है, कितना बचाएगा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 4.82। ठीक है, इस तरह से मैं इसको कर लूं, नहीं तो ये मिक्स हो जाएंगे सारे। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाएगा यहां पर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को कैसे निकालेंगे, 1/3.6, मतलब परसेंटेज कितनी है 3.6/1, ये तो आ जाएगा 3.6 का 3.6। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमारे पास कितना दिया है, परसेंटेज कितनी दी है 38.6/16। ठीक है, तो इसके पास बच जाएगा हमारे पास 2.41। ठीक है, अब इसकी निकालेंगे हम मोल रेशो। तो मोल रेशो हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको फिर पहले भी कहा कि यहां पर हमें क्या देखना है, यहां पर हमें सबसे छोटा नंबर देखना है जो हमारे पास मोल्स ऑफ एटम आए। तो यहां पर हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है हमारे पास, उसके साथ हम इन तीनों को डिवाइड कर देंगे, जो बाकी हमारे पास बचे उन तीनों को हम उससे
डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इन तीनों में देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इसमें है 2.41। ठीक है, तो इससे जो है इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे फर्स्ट आ गया हमारे पास 4.82 डिवाइडेड बाय किससे, 2.41 से। ठीक है, 2.41 से जब मैंने उसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कितना बच गया, तो अप्रोक्सीमेटली बच जाएगा मेरे पास 2, अप्रोक्सीमेटली नहीं, लगभग 2 ही बच जाएगा। ठीक है, दूसरा कितना दिया है मेरे पास 3.6 को डिवाइड करना है 2.41 से, तो मेरे पास बच जाएगा 1.49। ठीक है, थर्ड में 2.41 ओवर 2.41, तो ये बच जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा टेबल बन गया, ये हमारे पास पूरा टेबल बन गया है यहां पर। तो इसके बाद हमें निकालनी है सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है, कौन सी रेशो निकालनी है, सिंपल होल नंबर रेशो। तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल, जो हमारे पास फॉर्मूला होगा उसमें कभी भी इस तरह से डेसिमल में रेशो नहीं आनी चाहिए, उसमें हमें एक सिंपल होल नंबर रेशो बनानी है। सिंपल जो है नंबर, उसमें हमें जो है सिंपल नंबर आना चाहिए। ठीक है, सिंपल नंबर जब आएगा तभी जो है सिंपल होल नंबर रेशो बनेगी। तो यहां इस तरह से देखिए। ठीक है, अब मैं देखिए यहां पर देखिए कार्बन कितने आए हमारे पास, एटॉमिक रेशियो कितनी आई 2, हाइड्रोजन की कितनी आई 1.49, ऑक्सीजन की कितनी आई 1। लेकिन हमारे पास जो ये एटॉमिक रेशो है, ये हमारे पास पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, ये हमारे पास जो है बिल्कुल एक होल नंबर में आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, या जैसा मैंने कहा, जैसे इस तरह के कोई नंबर हुए 0.01, 0.02, इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसे नंबर आए 1.94, 1.98, 1.97, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको पॉइंट में नहीं रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब इन तीनों नंबर में मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ये जो है सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट हो जाए। हालांकि ये दो तो पहले से ही सिंपल होल नंबर रेशो में है, फर्स्ट और लास्ट वाला, लेकिन ये वाला सिंपल होल नंबर रेशो में नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूं अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको मैं होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसको 2 में बदल सकता हूं, लेकिन मुझे 0.50 की जरूरत पड़ेगी। जब मुझे 0.50 अप्रोक्सीमेटली 0.50 या 0.51 जब मैं जोड़ूंगा तब जाके मेरे पास बनेगा 2। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर यहां पर आप किसी भी नंबर में कितना भी जोड़ सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि जितना आप एक नंबर में जोड़ोगे उतना ही आपको बाकी नंबर में भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैं मान लीजिए मैं इसको डबल कर दूं, अगर इस 1.49 को मैं अगर डबल कर दूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 के करीब आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 2.98 हो गया। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2.98 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि एक नंबर के साथ जो भी छिड़कानी आपने की, बाकी नंबर के साथ भी आपको वैसी ही छिड़कानी करनी पड़ेगी। इसको मैंने डबल किया तो इन दोनों को भी डबल करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब मैंने इसको डबल किया 1.49 को तो मेरे पास आया 2.98। अब 2.98 3 के काफी करीब है, 3 के काफी नजदीक है। ठीक है, इसलिए इसको 2.98 को हम 3 कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको डबल कर दूं तो बात बन सकती है। ठीक है, तो ये होल नंबर रेशो में बदल सकता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको डबल कर दूंगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, डबल। ठीक है, 1.49 ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 3 के करीब आया। ठीक है, इसको डबल किया तो इन दो को भी डबल करना पड़ेगा। 2 का डबल क्या हो गया 4, 1 का डबल क्या हो गया, 1 का डबल हो गया हमारे पास 2। तो ये बन गया हमारे पास अब ये सिंपल टेबल। इस सिंपल टेबल को देख के हम इजीली जो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला कितना आ गया हमारे पास, जो ये कंपाउंड है, यहां पर जो ये हमारे पास कंपाउंड दिया था, इसका हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था। ठीक है, तो अब यहां कैसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला तो निकल गया। ठीक है, हमें पता है कि जो सिंपल होल नंबर रेशियो आती है लास्ट में वो क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला कितना आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, पहले तो मैं एलिमेंट ही लिखूंगा CHO। अब देखिए सी कितना आया हमारे पास 4, सी के नीचे लिखूंगा 4। ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखूंगा, हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखना है 3। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखना है 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं इस तरह से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और जो हमारे पास n होता था उसकी वैल्यू होती थी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला
मास। ठीक है, अब एक बात आपने यहां पर ऑब्जर्व की होगी कि हमारे पास हमें मॉलिक्यूलर मास तो निकालना, हमें जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकालना है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एन की। ठीक है, और एन की वैल्यू को जानने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी मॉलिक्यूलर मास की। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस क्वेश्चन में तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है इस क्वेश्चन में, हमारे पास इसमें दी है वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो अगर वेपर डेंसिटी हमारे पास दी है तो उससे हम मॉलिक्यूलर मास में उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हमने देख लिया, ये फॉर्मूला हमें लगाने हैं। ठीक है, अब बात अटकी है मॉलिक्यूलर मास पर। अब मुझे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आके कर सकता हूं, क्योंकि जब तक मुझे मॉलिक्यूलर मास का पता नहीं होगा तब तक ये दोनों इससे मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकता हूं। ठीक है, इसलिए हमें जो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूलर मास, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास का अगर हम फॉर्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर मास होता है 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। अब यहां पर हमारे पास वेपर डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में आप ऊपर देखिए, वेपर डेंसिटी हमारे पास लास्ट में दी है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी हमारे पास कितनी दी है, वेपर डेंसिटी हमारे पास दी है 83। ठीक है, तो मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 1.66। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, 166। ठीक है, 166 आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। अब तो हमें बिल्कुल सिंपल है, अब इसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना आया, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना आया, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आया 166। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 166 आया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो बिल्कुल आसान है इसको निकालना। अब पहले तो हम एन की वैल्यू निकालेंगे। एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ देखिए, वहां से ही मैं कर लेता हूं इसको, ये जो परे मैंने लिख रखा है, एन इज इक्वल टू, यानी कि एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, 166 ओवर नीचे क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला मास रह गया, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालूंगा, यहां पर आप देख लो, यहां पर कैसे निकालेंगे, यहां पर देख लो, इधर एम्पिरिकल फार्मूला मास, यहां से कार्बन कितने दिए, 4 को मल्टीप्लाई करना है, जितना नंबर दिया होगा एटम का उसको मल्टीप्लाई करना है उसके हमें एटॉमिक मास के साथ। एटॉमिक मास कितना है इसका, 12। ठीक है, अब साथ में करना है इसको प्लस, अब करना प्लस क्योंकि अगला नंबर आ गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने दिए हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब कितना है इसका एटॉमिक मास कितना है, 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, प्लस क्योंकि अगला आइटम आ गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने दी है मेरे पास, 2, इसलिए मैंने लिखा 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास इसका है 16। ठीक है, अब देखा था मैं इसको सॉल्व करके, देखिए अब इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाता है, अगर मैं इन सबको सॉल्व करूं, सारा सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 83। तीनों को जब मैं सॉल्व करूंगा, इनको सारा मल्टीप्लाई और प्लस करके जितना भी हमारे पास जोड़ जाड़ के आ जाएगा 83। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला इस तरह से, एम्पिरिकल फॉर्मूला देख ली ना आपने किस तरह से निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना। मतलब जो एटम का नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। ठीक है, बीच में हम लगा लेते हैं इनमें प्लस प्लस, सारा का सारा जोड़ के जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब यहां से मुझे पता लग गया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया, यहां पर अभी मैंने निकाला, यहां पर देखिए कितना आया था ये हमारे पास आया 83। ठीक है, एन की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, एन की वैल्यू आई मेरे पास यहां पर 2। ठीक है, एन की वैल्यू मेरे पास आई 2। अब जैसे ही मेरे पास एन की वैल्यू आ गई तो उसके बाद तो सिंपल है फिर। ठीक है, उसके बाद सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास निकालना अब सिंपल है। ठीक है, अब हमें पता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास एन, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एन की वैल्यू देखिए कितनी दी है, 2। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना दिया मेरे पास, C4 H3NO2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर गया, देखिए सी के नीचे कितना दिया, 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 4 2 जा 8, सी के नीचे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, H यहां पर दिया 3 2 जा 6। ठीक है, O के नीचे कितना दिया 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए क्या आया, ये हमारे पास आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम
किस तरह से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कंपोजिशन ऊपर दी हुई हो। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।